दुनिया में ऐसा एक भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो एक फिजिकल क्वांटिटी को 100% सही मेजर कर सके। मतलब आप चाहे कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट यूज क्यों ना करो, उसका जो मेजरमेंट है वो ट्रू वैल्यू से या तो ज्यादा होता है या तो कम होता है। देयर इज ऑलवेज सम डेविएशन फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। इसी डेविएशन को हम बोलते हैं एरर। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ एरर। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हितेंद्र गोहिल। वेलकम टू माय चैनल अनंत फिजिक्स। अब एरर बताने से पहले मैं आपको दो टर्म बताना चाहूंगा, क्योंकि ये जो दो टर्म है ये एरर समझने के लिए काफी जरूरी है। ओके, जो फर्स्ट टर्म है वो है प्रिसीजन, ओके, एंड द सेकेंड टर्म इज एक्यूरेसी। अब सबसे पहले बात करता हूं प्रिसीजन के बारे में। प्रिसीजन जो है इसका मतलब क्या है कि ये एक कंपैरेटिव टर्म है। अगर मेरे पास दो इंस्ट्रूमेंट है, जो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू मेजर कर सकता है उसका प्रिसीजन अच्छा होता है। ओके, स्मॉलर द वैल्यू एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर, ग्रेटर इज द प्रिसीजन। तो मैं बोल सकता हूं प्रिसीजन का मतलब क्या है, इट रिफर्स टू द स्मॉलेस्ट वैल्यू। इसका एक और नाम है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन और लीस्ट काउंट बोलते हैं। ओके, प्रिसीजन का मतलब क्या है, इट रिफर्स टू द स्मॉलेस्ट वैल्यू एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। ओके, मतलब क्या, स्मॉलर द लीस्ट काउंट ग्रेटर इज द प्रिसीजन। ठीक है, जैसे मेरे पास दो स्केल है, जो लेंथ मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड स्केल यूज करते हैं ना, वो दो स्केल है, स्केल 1 एंड स्केल 2। स्केल 1 में क्या है कि जो 0 से 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है, दिस इज 0 सेंटीमीटर। ओके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दिस इज 1 सेंटीमीटर। और जो स्केल 2 के ऊपर जो मार्किंग्स है वो कुछ ऐसी है। दिस इज 0 सेंटीमीटर एंड दिस इज 1 सेंटीमीटर। ओके, यहां पे जो स्केल 1 है उसमें जो 0 से 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है उसको टोटल 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और मैं बोल सकता हूं कि जो दो नियरेस्ट डिवीजन है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं बोलूंगा लीस्ट काउंट। कितना होगा, 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर विच इज 1 mm। और इसको मैं लिख सकता हूं 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो स्केल है वो 0.1 सेंटीमीटर से छोटी वैल्यू मेजर नहीं कर सकते। ओके, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दिस स्केल कैन मेजर इज 1 mm और 0.1 सेंटीमीटर। वेयर एज स्केल 2 जो है उसका जो लीस्ट काउंट है वो कैसे निकालेंगे कि 1 सेंटीमीटर का जो लेंथ है उसको 20 पार्ट्स में यहां पे डिवाइड किया हुआ है। तो जो दो नियरेस्ट डिवीजन है उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज 1/20 ऑफ अ सेंटीमीटर और 0.5 mm। ओके, 0.5 mm। ये जो स्केल है वो छोटी से छोटी कितनी वैल्यू मेजर कर सकती है, 0.5 mm, जबकि जो स्केल 1 है दैट कैन मेजर 1 mm। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो स्केल 2 है उसका लीस्ट काउंट बहुत छोटा है। तो स्केल 2 जो है इट इज मोर प्रिसाइज। मैं बोलूंगा स्केल 2 जो है इज मोर प्रिसाइज, ओके, देन स्केल 1। मतलब हमें प्रिसीजन अगर कंपेयर करना है कोई भी दो इंस्ट्रूमेंट है तो जनरली हमें क्या करना होता है कि हम सिंपली क्या करना है, लीस्ट काउंट निकाल लें। लीस्ट काउंट निकालो और दोनों इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कंपेयर करना है। जिसका लीस्ट काउंट और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होता है उसका प्रिसीजन अच्छा होता है, दैट इज अ मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। अब प्रिसीजन को समझने के लिए एक और एग्जांपल बताता हूं। जैसे दो वेइंग स्केल है, वेइंग स्केल 1 एंड वेइंग स्केल 2। इसके ऊपर कुछ भी मास जब नहीं रखा है तो इसका कुछ रीडिंग कुछ ऐसे मुझे दिखा रहा है, मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। डेसिमल के बाद 1 है, फिर बाद में kg। जो स्केल 2 है उसमें कुछ भी मास प्लेस ना किया तो उसमें कुछ ऐसा शो कर रहा है, डेसिमल के बाद 2।
इसका मतलब क्या है कि जो स्केल 1 है वो डेसिमल के बाद 1 डिजिट मेजर कर सकता है, यानी कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो हो जाएगा 0.1 kg और 100 ग्राम। जबकि स्केल 2 है उसका जो लीस्ट काउंट है वो डेसिमल के बाद दूसरा यानी कि 0.01 kg विच इज 10 ग्राम। अब मैं बोल सकता हूं कि जो स्केल 2 है वो 10 ग्राम जितनी छोटी वैल्यू मेजर कर सकता है, जबकि जो स्केल 1 है, वेइंग स्केल 1 है, दैट कैन नॉट मेजर वैल्यू स्मॉलर देन 100 ग्राम। तो 10 ग्राम जितनी छोटी वैल्यू मेजर नहीं कर सकता। तो आई कैन से दैट स्केल 2 इज मोर प्रिसाइज, इट इज मोर प्रिसाइज देन स्केल 1। मतलब मैं बोल सकता हूं स्मॉलर द लीस्ट काउंट, स्मॉलर द लीस्ट काउंट और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, लीस्ट काउंट और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, greater is the precision, greater is the precision of instrument। ओके, ऐसे हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट का, 2 इंस्ट्रूमेंट है या 2 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट है, उसका प्रिसीजन जो है वो इजीली कंपेयर कर सकते हैं बाय जस्ट फॉर्मुलेटिंग द लीस्ट काउंट और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी भी एक रिलेटिव टर्म है, इट इज अ कंपैरेटिव टर्म। जो इंस्ट्रूमेंट जो ट्रू वैल्यू से जितना पास में रीडिंग देता है, जो इंस्ट्रूमेंट ट्रू वैल्यू से एकदम क्लोज रीडिंग देता है, वो इंस्ट्रूमेंट को हम एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ओके, तो मैं बोल सकता हूं कि एक्यूरेसी का मतलब क्या है? एक्यूरेसी ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, एक्यूरेसी ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट refers to the closeness from the true value। okay, that is closer the value और measured value, मैं इसको बोलूंगा measured value, closer the measured value from true value, greater will be the accuracy। ओके, हमें ये देखना है कि जो ट्रू वैल्यू जो है, जो सही वैल्यू है, जो आनी चाहिए वैल्यू, उसके पास में जितना रीडिंग होता है उतना एक्यूरेसी अच्छी होती है। जैसे मेरे पास एक स्टैंडर्ड मास है, ओके, उसके ऊपर लिखा है 2 kg, इट इज अ स्टैंडर्ड मास, उसका मास 2 kg है। अब इस मास को मुझे वे करके देखना है और मैं 2 स्केल का यूज कर रहा हूं, एक जो है स्केल 1 है और दूसरा जो है वो स्केल 2 है। ओके, जब स्केल 1 के ऊपर इस मास को मैंने रखा तो इसने जो रीडिंग शो किया वो है 2.01 kg। जब स्केल 2 के ऊपर मैंने रख के देखा तो इसने रीडिंग शो किया 0.024 kg। मतलब जो स्केल 1 में जो डिफरेंस आ रहा है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का, वो डिफरेंस कितना है? जो डिफरेंस है वो है 0.01 kg का, जबकि वही डिफरेंस जो है वो स्केल 2 में, वही डिफरेंस जो है स्केल 2 में है 0.024 kg का है। तो यहां पे जो डिफरेंस है वो कम किस में है? स्केल 1 में। अब ये नहीं देखना है कि ट्रू वैल्यू से ज्यादा या कम है, हमें जस्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना है, निग्लेक्टिंग द साइन। ओके, तो जो डिफरेंस है वो है 0.01 kg का, इसका और इसका डिफरेंस। दिस इज अ मेजर्ड वैल्यू, दिस इज अ ट्रू वैल्यू। और यहां पे जो स्केल 2 में जो डिफरेंस है, दिस इज मेजर्ड वैल्यू, दिस इज अ ट्रू वैल्यू, तो उसमें जो डिफरेंस आ रहा है 0.024 kg का आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका डिफरेंस है वो कम है, इसका जो डिफरेंस है वो कम है। तो मतलब मैं बोलूंगा स्केल 1 इज मोर एक्यूरेट, स्केल 1 इज मोर एक्यूरेट। हाँ, अब ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी का एज इन जनरल कोई लेना देना नहीं है। अब हो सकता है कोई इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट हो लेकिन प्रिसाइज ना हो, कोई इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज हो लेकिन एक्यूरेट ना हो। यहां पे भी आप देख सकते हैं कि अगर ये स्केल 1 और स्केल 2 को मैं कंपेयर करूं इन टर्म्स ऑफ प्रिसीजन, तो यहां पे इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 kg का, जबकि इसका लीस्ट काउंट है 0.001 kg का। ओके, तो इसका लीस्ट काउंट कम है, दिस इज प्रिसाइज बट इट इज नॉट एक्यूरेट। ओके,
एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि हमें देखना है कि ट्रू वैल्यू से कितना पास में रीडिंग देता है, उतना एक्यूरेसी अच्छी होती है। जबकि प्रिसीजन जो है वो हमें कैसे मिलता है, इट रिफर्स टू द लीस्ट काउंट, स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। ओके, ये जो दो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ द एरर। हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे जो है इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हाइट मेजर करने का हम मेजरिंग टेप यूज करते हैं। ओके, मास मेजर करने के लिए वेइंग स्केल यूज करते हैं, टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर यूज करते हैं। ओके, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में ऐसा एक भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो एकदम 100% सही मेजरमेंट कर सके। मतलब दुनिया का आप कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट क्यों ना ले ले, उसका मेजरमेंट ट्रू वैल्यू से थोड़ा 19-20 होता है। हम बोलते हैं ना कि थोड़ा सा 19-20 है। अब 19-20 का मतलब क्या है कि उसका जो मेजरमेंट है वो ट्रू वैल्यू से या तो थोड़ा सा ज्यादा है या तो कम है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। ओके, इसी डिफरेंस को हम एरर कहते हैं। ओके, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में ऐसा एक भी मशीन नहीं है जो 100% एफिशिएंट हो, और ऐसा एक भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो 100% एक्यूरेट हो। ओके, कभी भी हम 100% एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकते। हाँ, हम ये ट्राई कर सकते हैं कि उसमें एरर कम से कम आए, है कि नहीं। हमारे पास हम बोल सकते हैं कि कोई थर्मोमीटर जो है नॉर्मल कंस्ट्रक्ट किया है तो उसका हो सकता है उसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी ना हो। एक बहुत ही स्टैंडर्ड थर्मोमीटर है तो उसमें एक्यूरेसी अच्छी होती है। अब अच्छी का मतलब क्या है कि उसमें एरर जो है वो कम है। एरर हमेशा होता है। ओके, एरर को हम मिनिमाइज कर सकते, कम कर सकते हैं, लेकिन 100% रिमूव कभी नहीं कर सकते। देयर इज ऑलवेज सम एरर इन एनी एक्सपेरिमेंट। तो एरर का मतलब क्या होता है, देखिए कि जैसे मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, तो उसमें जो एरर होता है, एरर इन ए, उसको हम डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा ए का मतलब क्या होता है, एरर इन ए, एंड एरर इन ए इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू ऑफ ए माइनस मेजर्ड वैल्यू। ओके, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए ट्रू माइनस ए मेजर्ड। ओके, दिस इज द एरर इन ए। अब आप देख सकते हैं कि मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। मतलब एरर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जब मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा होती है तो एरर नेगेटिव है, मेजर्ड वैल्यू कम है ट्रू वैल्यू से तो एरर पॉजिटिव है। मतलब एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, सो आई कैन से दैट एरर इन एनी इंस्ट्रूमेंट और रीडिंग, any instrument or reading can be positive or negative, can be positive or negative। मतलब कि if measured value is greater than true value, error is negative। or if measured value is less than true value, error is positive। ओके, एरर कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव, डिपेंड करता है कि जो मेजर्ड वैल्यू है ट्रू वैल्यू से कम है या ज्यादा है। अब नेक्स्ट बात आती है उसके यूनिट की। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ एरर। अगर मैं मास मेजर कर रहा हूं इन केजी तो एरर का यूनिट हो जाएगा केजी। अगर मैं लेंथ मेजर करता हूं इन सेंटीमीटर और मीटर तो एरर का भी यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर और मीटर। मतलब कि जो यूनिट होता है एरर का, इट इज सेम एज दैट ऑफ द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड। ओके, यूनिट ऑफ एरर is same as that of unit of physical quantity which is measured। Okay, this is how we determine the unit of error। Okay,
अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ एरर। ओके, हमारे पास जो एरर है वो बेसिकली हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ओके, तो जो टाइप ऑफ एरर है, ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर। फर्स्ट, सिस्टमैटिक एरर, सेकेंड, रैंडम एरर, एंड थर्ड, लीस्ट काउंट एरर। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर। बात करते हैं सबसे पहले टाइप की, सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर का मतलब क्या होता है कि पर्सन प्लस इंस्ट्रूमेंट, पर्सन प्लस इंस्ट्रूमेंट ये मिलके जो है बनता है सिस्टम। ओके, पर्सन प्लस इंस्ट्रूमेंट जो है ना, ये दोनों मिलके बनता है सिस्टम। अगर कहीं ये सिस्टम में से कोई एरर अराइज होता है, if the cause of the error is somewhere present in the system, okay, वो पर्सन भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, कुछ प्रोसीजर की वजह से भी हो सकता है। अगर कहीं यहां से एरर आता है तो हम उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। और इस एरर की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो एरर है हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाता है। मतलब क्या कि ये हमेशा ट्रू वैल्यू से ज्यादा देता है या तो कम देता है। ओके, ये जो एरर है, दिस टाइप ऑफ एरर, this type of error tends to be in single direction। हमेशा एक डायरेक्शन में होता है, या तो एरर पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। मतलब दैट इज सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, अब जो सिस्टमैटिक एरर है उसको भी हम फर्दर 3 कैटेगरी में और डिवाइड करते हैं। ओके, फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ओके, फर्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकेंड इज इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक or procedure. Okay, this is the second type of systematic error, and third type is personal error. Okay, मतलब मैंने जैसे बताया कि पर्सन और इंस्ट्रूमेंट और उसके जो रिलेटेड जो भी चीजें होती है उससे मिलकर बना होता है सिस्टम। अगर कहीं यहां से एरर अराइज होता है तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। ओके, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, एंड थर्ड इज पर्सनल एरर। जो सिस्टमैटिक एरर है उसका जो फर्स्ट टाइप है वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ओके, फर्स्ट टाइप इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या होता है कि अगर इंस्ट्रूमेंट की वजह से, ओके, समहाउ एक इंस्ट्रूमेंट की वजह से एक मेजरमेंट में और एक्सपेरिमेंट में एरर आता है तो उसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। दैट इज error due to imperfect design, okay, lack of calibration, okay, या जीरो एरर। ये जो एरर होता है इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। ओके, इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगर मैं बात करता हूं इम्परफेक्ट डिजाइन की, ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इम्परफेक्ट डिजाइन, इम्परफेक्ट डिजाइन का मतलब क्या होता है? इट मे बी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, और वॉर्न आउट इंस्ट्रूमेंट। ओके, अगर ऐसा कुछ है कि या तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या इंस्ट्रूमेंट वॉर्न आउट हो चुका है तो वहां पे एरर आएगा, उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का मतलब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे एक मेरे पास एक स्केल है, ओके, एक स्केल है जिसमें क्या है 0 से 1 सेंटीमीटर का जो मार्किंग है ना, एजिन क्या होनी चाहिए, मार्किंग जो है वो इवन स्पेस होनी चाहिए उसके बीच में। हर एक 2 सक्सेसिव डिवीजन है उसके बीच में एक क्या होनी चाहिए, इक्वल स्पेस होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लो कि कोई मार्किंग है, जैसे एक मार्किंग बहुत दूर है, दूसरा मार्किंग एकदम पास में है, ओके, जैसे अनइवन मार्किंग स्पेस है, तो यहां पे एरर आएगा।
और ये एरर किसकी वजह से आया? दैट इज बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। यहां पे जब मैन्युफैक्चर किया तो यहां पे डिफेक्ट आया, उसकी वजह से एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? एरर अराइज हुआ। दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। अब वॉर्न आउट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि जब भी हम इंस्ट्रूमेंट को टाइम टू टाइम यूज करते हैं तो टाइम के साथ उसकी जो एक्यूरेसी है वो जनरली कम हो जाती है। अब देखा होगा कि एक स्क्रू होता है, स्क्रू को आप बहुत बार यूज करो तो उसके जो थ्रेड्स होते हैं उसके ऊपर वो क्या होता है? घिस जाते हैं। ओके, उससे क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी कम हो जाती है टाइम टू टाइम, और वो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एरर शो करना स्टार्ट कर देता है। ओके, वो इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो एरर शो करना स्टार्ट कर देता है। दैट इज वॉर्न आउट इंस्ट्रूमेंट। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, एक जो हम सब्जी लेने जाते हैं तो वहां पे जो सब्जी वाले होते हैं वो डिजिटल स्केल यूज नहीं करते। वो क्या करते हैं? वो सिंपल सा एक कन्वेंशनल जो स्केल होता है वो यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है? दो आर्म्स होते हैं। एक यहाँ पे पैन जैसा होता है जहां पे हम चीजें रखते हैं, और दूसरी साइड क्या होता है? एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे हम क्या करते हैं? मास प्लेस करते हैं, 2 kg 500 ग्राम जो भी हमें चाहिए वो। अब अगर मान लो कोई यहां पे प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म क्या हुआ कि जैसे रब करते मास प्लेस किया हटाया, मास प्लेस किया हटाया, ऐसे स्केल बहुत सालों तक यूज किया, 2-3 ईयर्स 5 ईयर्स, तो उससे क्या होगा? प्लेटफॉर्म का जो मास है हो सकता है थोड़ा सा घिस जाए। जैसे ये साइड का मास थोड़ा सा घिस गया, मतलब प्लेटफॉर्म पे जो मटेरियल है थोड़ा सा रब हो गया, तो उससे क्या होगा? ये पैन जो है यहां पे इस साइड का, सॉरी पैन नहीं, प्लेटफॉर्म है, उसका मास कम हो जाएगा और ये जो वेइंग स्केल है ये एरर शो करना स्टार्ट कर देगा। ये क्यों हुआ? ये एक इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर आया, इसलिए हम बोलते हैं इट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। ओके, इसलिए हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। ओके, जो नेक्स्ट पार्ट है वो है लैक ऑफ कैलिब्रेशन। अब यहां पे बात आती है कैलिब्रेशन की। अब कैलिब्रेशन क्या होता है कि देखो, आफ्टर प्रोलॉन्ग यूज, जैसे मैंने बताया कि टाइम टू टाइम हम इंस्ट्रूमेंट को जब यूज करते हैं ना तो उसमें क्या होता है? एक्यूरेसी कम हो जाती है, वो एरर शो करना स्टार्ट कर देता है, बढ़ जाता है एरर। एरर तो शुरुआत से होता है, लेकिन क्या होता है? वो टाइम टू टाइम वो एरर की वैल्यू बढ़ जाती है। व्हाट वी मीन बाय कैलिब्रेशन? एडजस्टिंग द इंस्ट्रूमेंट, एडजस्टिंग द इंस्ट्रूमेंट by comparing it with other standard instrument, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, ये रूम का टेम्परेचर जो है इट इज अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, मैंने एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से जब मेजर किया, ठीक है, एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से जब मेजर किया तो उसने शो किया 25 डिग्री सेल्सियस। अब जब मैंने एक वॉर्न आउट थर्मोमीटर है, जैसे बहुत टाइम यूज करके थर्मोमीटर जो है ना वो यूज किया हुआ, उसको मैंने यूज किया टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ दिस रूम। ओके, एक्चुअल जो टेम्परेचर है स्टैंडर्ड थर्मोमीटर ने जब बताया, स्टैंडर्ड थर्मोमीटर उसने शो किया 25 डिग्री सेल्सियस, और जो दूसरा एक बहुत टाइम यूज किया हुआ ओके जो थर्मोमीटर है उसने शो किया 26.1 डिग्री सेल्सियस। मतलब आप देख सकते हो कि यहां पे देखो एरर आ गया। सीधी सी बात है कि जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट जो है, स्टैंडर्ड थर्मोमीटर है, उसका रीडिंग जो है काफी एक्यूरेट होगा। तो हमें क्या करना है? इन दोनों को कंपेयर करना है, एडजस्ट करना है कि कितना ये डेविएशन शो करता है, एडजस्ट करना है, ठीक है। एंड दैट इज द कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन जो है बहुत जरूरी है कि जब भी कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट क्यों ना हो, वो टाइम के साथ में एक्यूरेसी कम हो जाती है तो उसमें कैलिब्रेशन जरूरी होता है। ओके, दैट इज व्हाट वी मीन बाय कैलिब्रेशन। ओके, अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है जीरो एरर। अब जीरो एरर का मतलब क्या होता है कि एक मेरे पास एक डिजिटल वेइंग स्केल है, उसके ऊपर आपने कुछ भी मास प्लेस नहीं किया, फिर भी वो 100 ग्राम दिखा रहा है। ओके, फिर भी वो 100 ग्राम दिखा रहा है। मतलब क्या कि एक्चुअली में रियल वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 0, लेकिन 0 के बदले वो कुछ और वैल्यू दिखा रहा है। ओके, तो जीरो एरर का मतलब क्या है कि जब आप कुछ भी मेजर नहीं करते हो तो रियल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0, लेकिन जो मेजर्ड वैल्यू जो है वो कुछ और आएगी, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू जो है वो कुछ और आएगी, और वो किसकी वजह से आएगी? इंस्ट्रूमेंट की वजह से आएगी, ठीक है।
वो एक इंस्ट्रूमेंट की वजह से आएगी, दैट इज जीरो एरर। जीरो एरर का मतलब क्या होता है? इट इज द एरर इन इंस्ट्रूमेंट व्हेन नो मेजरमेंट इज डन, और मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, रियल वैल्यू इज जीरो। ठीक है, जब आप कुछ भी मेजर नहीं कर रहे तो एक्चुअली में देखो क्या होना चाहिए, जीरो होनी चाहिए वैल्यू। अब उसके बदले अगर कुछ और वैल्यू शो कर रहा है तो दैट विल गिव राइज टू जीरो एरर। और ये जो जीरो एरर है, या कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें क्या होता है कि या तो जीरो से ज्यादा शो करता है या कम शो करता है, और इसको एलिमिनेट करना इट इज इजीएस्ट टास्क। ओके, सपोज अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने जैसे बताया कि कुछ भी मेजर नहीं है वेइंग स्केल के ऊपर, फिर भी 100 ग्राम दिखा रहा है, मतलब इट इज शोइंग 100 ग्राम मोर। तो अगर मेरे पास मैं कुछ भी चीज मेजर कर रहा हूं, उसमें दिखा रहा है 5.2 kg, तो उसमें से अगर मैं वो 100 ग्राम माइनस कर दूंगा, ओके, जीरो एरर जो है वो कितना है, यहां पे वो दिखा रहा है जीरो एरर, या फिर मैं बोलूंगा जीरो रीडिंग कितना दिखा रहा है, 0.1 kg। ओके, अब मैंने क्या किया यहां पे कि कोई एक क्या कर दी, एक चीज उसके ऊपर प्लेस कर दी वेइंग स्केल के ऊपर, और उसका क्या मास जो दिखाया वो दिखाया 5.2 kg या 5.200 kg। सीधी सी बात है कि इसमें एरर है। अब आप देख सकते हो कि ये 100 ग्राम ज्यादा दिखा रहा है, कुछ भी चीजें हो तो 100 ग्राम ज्यादा दिखा रहा है, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे, एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी 5.200 minus 0.100 which is equals to 5.100 kg। ये जो जीरो एरर है उसको एलिमिनेट करना इट इज द इजीएस्ट टास्क। ठीक है, इसलिए हम प्रीफर करते हैं कि अगर जीरो एरर है तो हम इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। जो सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर है वो है imperfection in experimental technique, और प्रोसीजर। इसका मतलब क्या है कि इंस्ट्रूमेंट सही है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एक मैनुअल होता है, हमें उस प्रोसीजर को फॉलो करना है, तभी जाके हम उस इंस्ट्रूमेंट से प्रॉपर रीडिंग मेंटेन कर सके, ले सकते हैं। ओके, अगर हमने वो प्रॉपर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो नहीं फॉलो किए हैं तो वहां पे एरर अराइज होगा। अब वो गलती इंस्ट्रूमेंट की नहीं है, वो समहाउ हम बोल सकते हैं पर्सन की गलती है। ठीक है, एक पर्सन की गलती है, ठीक है, उसने प्रॉपर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है फॉलो नहीं किए, उसकी वजह से जो एरर अराइज होता है उसको हम बोलते हैं इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, हमें जब भी बुखार होता है तब हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर जो है हमें बुखार जो है वो मेजर करते हैं बाय मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर, और उसके लिए क्या करते हैं, वो थर्मोमीटर जो है वो माउथ में टंग के नीचे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमें एक एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि उसी थर्मोमीटर को अगर मैं आर्म पीट के नीचे रख दूंगा, तो वो क्या, आर्म पीट के नीचे रखने से क्या होगा कि वहां पे एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर जो है उससे कम शो करेगा, बिकॉज आर्म पीट इज अ कोल्डर रीजन। बॉडी टेम्परेचर के कंपैरिजन में जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है हमारा, उसके कंपैरिजन में जो आर्म पीट का जो टेम्परेचर है वो कम होता है, तो वो हमें एक्चुअल रीडिंग नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो वहां पे एक इम्परफेक्शन जो है आता है बिकॉज ऑफ द हम फॉलो नहीं करते प्रोसीजर क्या है। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं, जैसे मुझे जो है इस पेन जो है उसका मास मेजर करना है, तो मेरे पास एक वेइंग स्केल है और उसका प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मुझे मास को प्लेस करना है। अब अगर मैं पेन को एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म के ऊपर, पूरा हिस्सा प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाए वैसे प्लेस करूंगा तो मुझे इसका अच्छे से मास मिल पाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पे इसको थोड़ा सा हैंगिंग कर दूं, मतलब कुछ पार्ट हैंग हो रहा है, अगर मैं वैसे प्लेस करूंगा तो इसका जो मास है वो मुझे एक्यूरेटली नहीं मिलेगा।
ओके इसका जो मास है वो मुझे एक्यूरेटली नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे मैंने प्रॉपर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है फॉलो नहीं किए। ओके दैट इज द इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। मतलब क्या, इफ द प्रॉपर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इफ द प्रॉपर set of instruction or procedure is not followed, error will arise. Okay, example, to measure the body temperature, if we place thermometer in armpit, it will show lower temperature than actual. Okay. दूसरा मैं ये भी बोल सकता हूं, टू मेजर द मास ऑफ द पेन, इफ पेन इज kept on the platform, such that some part is hanging, then error will arise. ठीक है, और यहां पे जो एरर आया ये एक प्रोसीजर फॉलो ना करने की वजह से आया। ओके अब जो थर्ड टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर है वो है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होता है कि अगर इंस्ट्रूमेंट भी सही है, ओके इंस्ट्रूमेंट का डिजाइन सब सही है, प्रोसीजर भी आपने फॉलो किया, लेकिन वो एरर पर्सन की वजह से आता है, उसकी केयरलेसनेस या उसके बायस की वजह से आता है। ओके तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरर। ओके जो पर्सनल एरर है वो क्या होता है, arises due to human carelessness, lack of proper setting और पर्सनल बायस। ओके पर्सनल बायस, तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरर है। ठीक है, अब देखो इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे मेरे पास एक लाइन है, मुझे जो है इसका लेंथ मेजर करना यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल। ठीक है, मुझे जो है इसका लेंथ मेजर करना यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल। तो मैंने क्या करना है, यहां पे इसके जस्ट साइड पे मुझे क्या करना है, स्केल को प्लेस करना है, ताकि क्या हो, जहां से जो लाइन स्टार्ट हो रही है वहां पे जीरो कोइंसाइड करे। और मुझे रीडिंग कैसे लेना है कि मैं जो है एग्जैक्टली स्केल के सामने से मुझे देखना पड़ेगा, राइट इन फ्रंट ऑफ द स्केल। अगर मैं ऊपर से या नीचे से देखूंगा और इसकी लाइन को अगर मैं मेजर करने की ट्राई करूंगा, ओके इस लाइन की लेंथ को मेजर करने की ट्राई करूंगा, अगर ऊपर से देखूंगा या नीचे से देखूंगा, तो वहां पे क्या होगा, एरर आएगा। ठीक है, वहां पे एरर आएगा। मतलब मैं बोल सकता हूं, टू मेजर द लेंथ, it is necessary to keep the head right in front of the scale। अगर ऐसा नहीं किया तो वहां पे भी एरर आएगा। ऐसा एक सिमिलर एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट वाले एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे उसमें वोल्ट मीटर होता है जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, एमीटर होता है जो करंट मेजर करता है। उसमें क्या होता है, एक स्केल होता है और वहां पे एक नीडल जो होता है वो पॉइंट करता है, नीडल होता है। अगर नीडल को आप एकदम सामने से देखेंगे ना तो ही आपको सही रीडिंग मिलेगा। ओके, अगर आप साइड में से देखेंगे, इधर से देखेंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि आप में वो पर्सन की वजह से एरर आएगा। ठीक है, वहां पे पर्सन की वजह से एरर आएगा। वो अगर आप साइड में से देखो, इधर से देखोगे तो रीडिंग कुछ और मिलेगी, इधर से देखोगे तो रीडिंग कुछ और मिलेगी। सही तरीका क्या है कि सामने से देखना पड़ेगा।
तो अगर ये चीज है, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग है, पर्सनल बायस है या ह्यूमन केयरलेसनेस है, अगर इन कहीं से भी एरर आता है, इनकी वजह से एरर आता है, तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरर। ओके, उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरर। अब जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर्स है, तो सॉरी सिस्टमैटिक एरर है, उसको अगर रिमूव करना है तो उसके लिए देखिए क्या तरीका है। फर्स्ट थिंग कि वहां पे हमें प्रॉपर उसको कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। मतलब क्या? टू रिमूव द सिस्टमैटिक एरर, क्या करना है? यहां पे प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन होना चाहिए। ओके, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन होना चाहिए। ओके, मतलब क्या? प्रॉपर डिजाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, प्रॉपर डिजाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ओके, दूसरा तरीका क्या है? कैलिब्रेशन। अगर हम कैलिब्रेशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना एडजस्टमेंट करना है हमें। ओके, और दूसरा तरीका क्या है? टू रिमूव द पर्सनल बायस, टू रिमूव पर्सनल बायस। ओके, अगर पर्सनल बायस नहीं है, पर्सन अगर सही से रीडिंग या एक्सपेरिमेंट कैरी करता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि सिस्टमैटिक एरर को जो है हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, टू रिमूव द पर्सनल बायस, ओके, और सॉरी, रिमूव द पर्सनल बायस, ह्यूमन केयरलेसनेस। ओके, यहां से तो ये कुछ तरीके हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं कि सिस्टमैटिक एरर जो है उसको हम क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, यहां पे हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। यहां पे मैं ऐसा हम बोल सकते हैं कि रिमूव करना का मतलब क्या है कि हमें मिनिमाइज करना है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हम कभी भी 100% एरर को नहीं हटा सकते, एरर को हम कम से कम लाने की ट्राई कर सकते हैं। ओके, जो एरर्स है उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया: सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर एंड लीस्ट काउंट एरर। सिस्टमैटिक एरर हमने देखा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है रैंडम एरर। नाम से पता चलता है कि रैंडम का मतलब क्या? कि सिस्टम के बाहर से। ओके, सिस्टम मतलब क्या होता है? जो ह्यूमन प्लस इंस्ट्रूमेंट, ये मिलके बनता है सिस्टम। ओके, ये मिलके जो है बनता है सिस्टम। अगर ये सिस्टम के बाहर से एरर आया, ठीक है, जो एरर का कॉज है वो सिस्टम के बाहर है, तो वहां पे उस एरर को हम बोलते हैं रैंडम एरर। ठीक है, रैंडम का मतलब इसका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रैंडम मैनर में आता है। ट्रू वैल्यू से कम भी रीडिंग दे सकता है, ज्यादा भी रीडिंग दे सकता है। ठीक है, रैंडम एरर का मतलब क्या है कि इट इज रैंडम, इट इज रैंडम विथ रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज। मतलब ये छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है। ठीक है, साइन मतलब क्या? पॉजिटिव एरर भी हो सकता है, नेगेटिव एरर भी हो सकता है। ओके, ये फॉर एग्जांपल जैसे हम क्या कर रहे हैं, पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, पेंडुलम वाला जो है ना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब एक्सपेरिमेंट करते करते क्या हुआ कि अचानक कोई लैब में विंडो ओपन थी और वहां से जोर से हवा आई, और क्या हुआ कि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें टाइम कैलकुलेट करना होता है यूजिंग अ स्टॉप वॉच। तो क्या होगा कि जोर से क्या हुआ, हवा आई, उसकी वजह से क्या होगा, वो ऑसिलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। अब वो उसकी वजह से क्या हुआ, एरर आया। अब वो एरर आने का कॉज क्या है? वो इंस्ट्रूमेंट की गलती नहीं है, प्रोसीजर भी सही फॉलो किया, ना पर्सन की गलती है। ठीक है, वो एरर बाहर से आया, दैट इज अ रैंडम एरर। दूसरा एग्जांपल बताता हूं, जैसे ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट हमें मेजर करना होता है जनरली। ठीक है, वी यूज टू ड्रॉ V वर्सेस I ग्राफ, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। ओके, और वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि अचानक एक्सपेरिमेंट करते करते क्या हुआ, पावर सप्लाई में फ्लक्चुएशन आना स्टार्ट हो गया। ओके, पावर सप्लाई में क्या हुआ, फ्लक्चुएशन आना स्टार्ट हो गया। अब फ्लक्चुएशन आने की वजह से क्या होगा कि आपका जो रीडिंग है उसमें एरर आएगा। अब सेम वो ना आपकी गलती है, ना इंस्ट्रूमेंट की गलती है, ना प्रोसीजर आपने सही फॉलो किया है। अब वो एक्सटर्नल फैक्टर है। ठीक है, अब पावर सप्लाई बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है पावर, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये एरर छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रैंडम एरर। ओके, इट इज रैंडम विद रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज। अब इसको हटाने का या सॉरी उसको मिनिमाइज करने का तरीका क्या है कि देखो, एक
लॉ क्या होता है कि जितना पॉजिटिव एरर आने के चांसेस होते उतना नेगेटिव एरर आने के भी चांसेस होते। ठीक है, तो रैंडम एरर हटाने के लिए तरीका क्या है कि हम क्या करते हैं, बहुत सारी रीडिंग्स लेते हैं एक ही एक्सपेरिमेंट की, फिर सबका क्या करते हैं, मीन लेते हैं। ओके, सबका क्या करते हैं, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, ताकि उससे क्या हो, हम यहां पे रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सके। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं टू मिनिमाइज रैंडम एरर number of readings are taken and mean value of all readings is considered to be best possible value, और बेस्ट पॉसिबल वैल्यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ट्रू वैल्यू। ठीक है, वहां पे हम क्या करते हैं, एक ही एक्सपेरिमेंट होता है तो उसको हम क्या करते हैं, कम से कम 3 या 5 बार कंडक्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं, सबका एवरेज ले लेते हैं। वही हमारे एक्सपेरिमेंट का या मेजरमेंट का बेस्ट पॉसिबल वैल्यू है। क्यों ऐसा करते हैं, ताकि हम क्या करें, रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सके। ओके, दिस इज हाउ द रैंडम एरर इज कैलकुलेटेड एंड मिनिमाइज्ड। जो थर्ड टाइप का एरर है दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, अब ये जो लीस्ट काउंट एरर होता है ये क्यों आता है, दिस अराइजेस बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रिसीजन। ठीक है, जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जो होता है ना, उसकी वजह से ये एरर आता है। ओके, दिस टाइप ऑफ एरर arises due to lack of precision, और मैं ऐसा भी बोलूंगा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन और लीस्ट काउंट। ओके, लीस्ट काउंट। देखो इसका मतलब क्या है, अब आप कुछ भी मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, उसमें जो लास्ट डिजिट होता है ना, वो हमेशा अनसर्टन होता है। जैसे मैं एक मास कैलकुलेट कर रहा हूं, मेजर कर रहा हूं, ओके, मेरे पास मास है और उसको मैंने वेइंग स्केल से मेजर किया तो उसमें आया 2.47 kg, ये आया। ठीक है, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये जो वेइंग स्केल है, उसका आप लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं कि लीस्ट काउंट जो होगा ये कितना होगा, 0.01 kg, इतना आएगा। डेसिमल के बाद दूसरा मेजर कर सकता है, दूसरा डिजिट तक मेजर कर सकता है, तो उसका लीस्ट काउंट आया 0.01 kg। अब ये जो लास्ट डिजिट है ये हमेशा अनसर्टन होता है। ठीक है, लास्ट डिजिट जो है वो हमेशा अनसर्टन होता है। क्यों अनसर्टन होता है, क्योंकि ये जो उसके आगे वाले डिजिट्स है उसको राउंड ऑफ करके आया होता है। ठीक है, उसके जो आगे वाले डिजिट्स होते हैं ना, उसको राउंड ऑफ करके आया होता है। मतलब इसमें क्या होता है, लास्ट डिजिट इज अनसर्टेन, और अनसर्टेनिटी कितनी होती है, अब ये जो राउंडिंग ऑफ होता है वो कितने अमाउंट से होता है, इट इज इक्वल्स टू लीस्ट काउंट। ठीक है, यहां पे ये जो लास्ट डिजिट है वो राउंड ऑफ हो सकता है। ठीक है, कितने अमाउंट से राउंड ऑफ हो सकता है, प्लस माइनस 0.01 kg। मतलब उस ये जो नंबर है, ये जो एक मेजरमेंट है, उसमें अनसर्टेनिटी है। कितनी अनसर्टेनिटी है, प्लस माइनस 0.01 kg की। ठीक है, जब भी हमें कोई से भी इंस्ट्रूमेंट में या कहीं पे भी एरर दिया नहीं होता है ना, तो लिस्ट काउंट को ही हम एरर समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक स्टैंडर्ड स्केल है जिसका लीस्ट काउंट जो है ना वो है 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm, और उससे मैं क्या कर रहा हूं, एक लेंथ मेजर कर रहा हूं 15 सेंटीमीटर की, तो यहां पे इस मेजरमेंट में एरर होगा। ठीक है, कितना एरर होगा, दैट इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कितना, 15 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, इतना एरर होगा। ठीक है, अब ये जो एरर है ये क्यों आता है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रिसीजन। अगर इसका प्रिसीजन ज्यादा होता, मतलब इसका लिस्ट काउंट और कम होता, तो एरर कम हो जाता। ठीक है, तो ये जो एरर है उसको मिनिमाइज करने का तरीका क्या है, टू इंक्रीज द प्रिसीजन। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि एक्चुअली इट इज नॉट प्रैक्टिकल, कि जैसे मेरे पास एक वेइंग स्केल है तो उसका प्रिसीजन फिक्स है कि वो मैन्युफैक्चर होके आ गया, तो वहां पे मैं बढ़ा नहीं सकता।
ओके, तो यहाँ पे ये जो एरर होता है वो हमेशा प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये जो एरर होता है हमेशा इंस्ट्रूमेंट में प्रेजेंट होता है। ओके, और जब भी हमें एरर गिवन नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, लिस्ट काउंट को ही हम क्या करते हैं, एरर मान के चलते हैं, बिकॉज द लास्ट डिजिट ऑफ एनी मेजरमेंट इज ऑलवेज अनसर्टन। अब अगर हमें कोई एक्सपेरिमेंट में, हम जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं उसमें अगर एरर का कैलकुलेशन करना है तो वो देखो कैसे करते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट कैरी किया है, उसमें जो है एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया है, उसको मैंने बोल दिया लेट्स से ए बी द फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड इन द एक्सपेरिमेंट। तो हम क्या करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट में एक सेट ऑफ वैल्यूज फाइंड करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट को बार बार कंडक्ट करते हैं। ओके, तो मैं बोलता हूं लेट A1 A2 A3 अप टू AN बी दी मेजर्ड वैल्यू। हमने यहां पे n वैल्यूज निकाली, तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि हमारी ट्रू वैल्यू क्या है। तो इसका जो एरिथमेटिक मीन होता है, एवरेज होता है, उसी को हम बेस्ट पॉसिबल वैल्यू मान के चलते हैं। ओके, इसी का जो मीन वैल्यू होता है, ओके, इसको हम कैसे निकालते हैं, A1 प्लस A2 प्लस अप टू AN अपॉन n। इट इज सिंपल एवरेज ऑफ द नंबर्स, और इसी को हम जो है बेस्ट पॉसिबल वैल्यू मान के चलते हैं। इट इज द ट्रू वैल्यू और बेस्ट पॉसिबल वैल्यू, ठीक है, ये हमारे लिए ट्रू वैल्यू आ गई। क्योंकि कोई सा भी एरर निकालने के लिए हमें ट्रू वैल्यू की जरूरत होती है। हमारे पास मेजर्ड वैल्यू तो है, लेकिन हमें ट्रू वैल्यू निकालनी है, तो हम ऐसे निकालते हैं बाय कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ ऑल द रीडिंग्स। अब हमें क्या करना है, यहां पे इंस्ट्रूमेंट या एक्सपेरिमेंट में एरर निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल रीडिंग में एरर निकालते हैं, ठीक है। जैसे एरर इन रीडिंग 1, एरर इन रीडिंग 1, इसको मैं कैसे लिखूंगा, डेल्टा A1 ट्रू वैल्यू दैट इज मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। वैसे करते करते हम क्या करते हैं, सभी रीडिंग्स जो है उसमें एरर निकालते हैं। जैसे 1 2 एरर इन रीडिंग 2 निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। वैसे nth रीडिंग है, उसमें मैं एरर कैसे निकालूंगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। ये तो जो है हमने निकाला कि रीडिंग इन ईच, सॉरी एरर इन ईच रीडिंग। अब मुझे पूरे एक्सपेरिमेंट का एरर निकालना है, तो एक्सपेरिमेंट का एरर कैसे निकालते हैं, ठीक है, द एवरेज ऑफ ऑल एब्सोल्यूट error is considered to be the error in the experiment, ठीक है। और इसका एक और नाम है मीन एब्सोल्यूट एरर, ओके, इसका एक और नाम है मीन एब्सोल्यूट एरर। उसी को हम एरर मान के चलते हैं। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ठीक है। सो मीन एब्सोल्यूट एरर जो है कैसे निकालते हैं, कि हमें क्या करना है, जितने भी एरर है सबसे पहले उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, यानी कि मॉड लेना है, और फिर उसका एवरेज लेना है। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर 1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर 2 अप टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर इन n अपॉन n। दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर, और यही हमारे एक्सपेरिमेंट का एरर होता है, ओके, यही हमारे एक्सपेरिमेंट का एरर होता है। और हम कोई सा भी जो फाइनल कंक्लूजन है उसको आंसर कैसे लिखते हैं, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, और एरर हम कौन सा कंसिडर करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द एरर इन एनी एक्सपेरिमेंट। अब एरर कैलकुलेट करना है तो उसमें एक और टाइप का एरर होता है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर, ओके, इसका एक और नाम है फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर एक ही चीज है। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी हम कोई एक फिजिकल क्वांटिटी को ऐसा लिखते हैं तो ऐसा इस फॉर्म में लिखते हैं, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर एंड दिस इज द मीन ऑफ ऑल द एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स। तो यहां पे ये जो है ना, ये एरर शो करता है, ओके, और ये जो है ना हमारे लिए ट्रू वैल्यू है। तो
इतनी ट्रू वैल्यू में से इतना एरर है, तो मुझे अगर फ्रैक्शनल एरर निकालना है तो फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर कितना होता है, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर इट इज इक्वल टू एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ओके, विच इज इक्वल्स टू एरर इज डेल्टा ए मीन वैल्यू दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू विच इज आवर मीन वैल्यू। ये जो है इट इज अ रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, और अगर फ्रैक्शन को ही हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है परसेंटेज एरर में, ओके। तो मैं यहां पे लिखूंगा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है, इट इज द रिलेटिव एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर इनटू 100, ये आ गया परसेंटेज एरर। कैसे, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100, दिस इज द परसेंटेज एरर इन द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड, ठीक है। तो यहां से हम रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर जो है वो गिवन सेट ऑफ वैल्यूज से ऐसे निकाल सकते हैं। अब मैं यहां पे एक बात बताना चाहूंगा कि जो रिलेटिव एरर होता है या परसेंटेज एरर होता है इट इज अ यूनिटलेस टर्म, ठीक है, क्योंकि यहां पे दोनों चीज डिवाइड हो रही है, दोनों का यूनिट सेम है, ठीक है। जो एरर निकाला, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, उसका जो यूनिट है इट इज सेम एज दैट ऑफ द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड। लेकिन रिलेटिव और परसेंटेज एरर का कोई यूनिट नहीं होता, इट इज अ यूनिटलेस टर्म, ओके। अब एरर कैलकुलेट करने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहां पे दिया हुआ है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब इज मेजर्ड एंड रीडिंग्स आर ऑब्टेन्ड 1.52, 1.46, 1.53, 1.51 and 1.47 respectively. Calculate first mean absolute error, second relative error and third percentage error. इस एक्सपेरिमेंट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया ग्लास स्लैब का। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है अभी हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें एरर कैलकुलेट करना है, बिकॉज जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसको हम आगे देखते जाएंगे, चैप्टर जैसे आता जाएगा। तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिंबॉलिकली म्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो यहां पे मेरे पास रीडिंग है μ1 इक्वल्स टू 1.52, μ2 इक्वल्स टू 1.46, μ3 इक्वल्स टू 1.53, μ4 इक्वल्स टू 1.51 एंड μ5 इक्वल्स टू 1.47। अब मुझे एरर निकालने के लिए सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकालनी है, दैट इज द मीन वैल्यू ऑफ ऑल द रीडिंग्स। तो यहां पे मैं मीन वैल्यू निकालूंगा विच इज इक्वल्स टू μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4 प्लस μ5 बाई 5, विच इज इक्वल्स टू 1.52 प्लस 1.46 प्लस 1.53 प्लस 1.51 प्लस 1.47 डिवाइडेड बाई 5। ये जो आंसर है दैट इज इक्वल्स टू 1.5। दिस इज द मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू, बेस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर अस। अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल जो रीडिंग्स है उसमें एरर निकालेंगे। तो जो फर्स्ट में एरर है, ओके, दिस इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितनी है 1.5 माइनस मेजर्ड वैल्यू 1.52, ओके, विच इज इक्वल्स टू माइनस 0.02, ओके। यहां पे मैं एक और डेसिमल लगाना चाहूंगा, क्योंकि यहां पे डेसिमल के बाद में 2 डिजिट तक मेजरमेंट कर सकता है, और मैंने यहां पे 1.5 ही लिखा था, सो इट इज मोर करेक्ट इज 1.50। तो यहां पे 1.5 है, उसके बदले भी मैं 1.50 कर देता हूं, तो ये हो जाएगा -0.02। सेकेंड में एरर जो है विच इज इक्वल्स टू 1.50 माइनस सेकेंड रीडिंग इज 1.46 विच इज 0.04। थर्ड में जो एरर है इट इज 1.50 माइनस थर्ड रीडिंग 1.53 विच इज माइनस 0.03। फोर्थ में जो एरर है 1.50 माइनस फोर्थ रीडिंग 1.51 विच इज इक्वल्स टू माइनस 0.01। और फाइनली जो फिफ्थ रीडिंग है उसमें एरर है ट्रू वैल्यू माइनस फिफ्थ रीडिंग। फिफ्थ रीडिंग है हमारे पास 1.47 विच इज इक्वल्स टू 0.03। अब ये तो एरर है। अगर हमें एरर इन एक्सपेरिमेंट निकालना है तो हमें क्या करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना होता है। तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर है ये कितना होता है, इट इज मीन वैल्यू ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर
ओके, विच इज मॉड ऑफ डेल्टा म्यू 1 मॉड ऑफ डेल्टा म्यू 2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा म्यू 3 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा म्यू 4 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा म्यू 5 डिवाइडेड बाई 5। ओके, ये वैल्यूज यहां पे अगर मुझे मॉड लेना है तो यहां पे जब मैं मॉड लूंगा तो माइनस साइन हट जाएगा, तो ये आएगा 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0.03 प्लस 0.01 प्लस 0.03, दिस वैल्यू दिस वैल्यू दिस वैल्यू दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, लेकिन सब में मॉड लगाया तो माइनस हट जाएगा डिवाइडेड बाई 5 और ये आएगा 0.03। ठीक है, दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। अब अगर मुझे फ्रैक्शनल एरर निकालना है, ठीक है, मुझे अगर फ्रैक्शनल एरर निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है, तो रिलेटिव एरर क्या होता है? एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। अब एरर कितना है 0.03 का और ट्रू वैल्यू कितनी है 1.50 विच इज इक्वल टू 0.02, दिस इज द रिलेटिव एरर। और अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालना है तो परसेंटेज एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर जो है उसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ओके, तो ये आएगा 2%। दिस इज द एरर in the setup, this is the relative error, okay, this is the percentage error and this is the mean absolute error, okay। ऐसे जो है हम सिंपल प्रोसीजर है, इससे हम एरर कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। अब एरर को समझने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल है, डायमीटर ऑफ अ वायर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर एंड रीडिंग्स ऑब्टेन्ड आर 2.61 सेंटीमीटर, 2.65 सेंटीमीटर, 2.60 सेंटीमीटर, 2.58 सेंटीमीटर एंड 2.67 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, सेकेंड मीन एब्सोल्यूट एरर, थर्ड रिलेटिव एरर एंड फोर्थ परसेंटेज एरर। हमें जो है यहाँ पे एक वायर जो है उसका डायमीटर मेजर करके दिया है वर्नियर कैलिपर से, और उसकी जो रीडिंग्स है, डायमीटर को मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो D1 जो है ये हो जाएगा 2.61 सेंटीमीटर, D2 जो है ये हो जाएगा 2.65 सेंटीमीटर, D3 जो है ये हो जाएगा 2.60 सेंटीमीटर, D4 जो है ये हो जाएगा 2.58 सेंटीमीटर, और जो फिफ्थ रीडिंग है उसको मैंने बोल दिया D5, ये हो जाएगा 2.67 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसकी बेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, मीन वैल्यू, विच इज इक्वल्स टू D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 बाई 5, विच इज इक्वल टू 2.61 प्लस 2.65 प्लस 2.60 प्लस 2.58 प्लस 2.67 डिवाइडेड बाई 5। ओके, अब यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 2.622 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे डेसिमल के बाद दो ही मेजर कर सकता है डिजिट, यहाँ पे 3 है तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे मोर एप्रोप्रिएट जो है इसको ऐसे लिखूंगा 2.62 सेंटीमीटर। ओके, अब मुझे कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट एरर इन ईच एक्सपेरिमेंट, ईच ऑब्जर्वेशन। तो जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसमें एब्सोल्यूट एरर कितना होगा? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, विच इज इक्वल्स टू 0.01 सेंटीमीटर। दूसरा जो ऑब्जर्वेशन है उसमें कितना होगा? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू 2.65 विच इज इक्वल्स टू 0.03 सेंटीमीटर। जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है उसमें एब्सोल्यूट एरर होगा 2.62 माइनस 2.60 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 0.02 सेंटीमीटर। जो फोर्थ है 2.62 माइनस फोर्थ रीडिंग जो है वो ये है 2.58 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 0.04 सेंटीमीटर। जो फिफ्थ रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर है ये आएगा 2.62 माइनस 2.67 विच इज इक्वल्स टू 0.05 सेंटीमीटर। अब मुझे अगर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, डेल्टा डी मीन, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर का मीन वैल्यू निकालनी है। ओके, एब्सोल्यूट जो एरर है इंडिविजुअल उसकी मीन वैल्यू मुझे निकालनी है। ये
सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पे, हम जो है यहां पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.01, 0.03, 0.02, 0.04 एंड 0.05, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर है ये आएगा 0.03 यूनिट, सेम एज दैट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर हमें रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है, रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है विच इज इक्वल्स टू एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, इट इज यूनिटलेस, ये आएगा 0.011। इसी को अगर हमें परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है तो मैं लिख सकता हूं परसेंटेज एरर इज रिलेटिव एरर इनटू 100, तो परसेंटेज एरर हो जाएगा, इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट विल बिकम 1.1%। ओके, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ एरर।